हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी तक हम करके आ चुके हैं इंडेक्स 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है, हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 3 इंडेक्स में डिवाइड किया था, उसमें से हम एक इंडेक्स 32 कंप्लीट करके आ चुके हैं। तो उसके अंदर हमने क्या क्या देखा? उसके अंदर हमने देखा था कि फाइनेंशियल एसेट किसको कहते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी किसको कहते हैं और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स किसको कहते हैं। उसके अंदर हमने डिटेल में काफी एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस भी किए थे। और जो हमने उसमें देखा था कि फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी और इक्विटी, उनके अंदर डिस्टिंग्विश करके भी देखा था हमने कि क्योंकि सेम इंस्ट्रूमेंट किसी एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट हो सकता है, किसी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी हो सकता है। ठीक है, अब सेम ही एंटिटी के लिए वो एसेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा या इक्विटी होगा, उसके लिए डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी था। तो इसलिए हम वो डिटेल में करके आ चुके हैं। तो अब आपको 100% क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होता है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। तो उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 109। अभी इंडेक्स 109 कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझाता हूं। अभी तक हम देख के आ चुके थे कि फाइनेंशियल एसेट किसको कहते हैं। फाइनेंशियल एसेट का देखा था हमने कि किसे कहते हैं फाइनेंशियल एसेट। इसके अंदर हमने देखे थे, एग्जांपल्स लिए थे इसमें हमने कुछ, कौन से एग्जांपल्स थे इसके अंदर। मैं एग्जांपल्स यहाँ पे नोट कर दूं एक बार। हमने इसमें एग्जांपल्स देखे थे। एग्जांपल्स में क्या क्या देखा था हमने, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं मेरे, ट्रेड रिसीवेबल्स वो मेरे फाइनेंशियल एसेट थे। कौन से होते ट्रेड रिसीवेबल? मैंने किसी को उधार पे अपना गुड्स या सर्विसेज दी तो उससे पैसा लेने की मेरे एक हक बनता है, तो वो क्या होगी मेरी फाइनेंशियल एसेट। और अगर मैंने किसी को लोन पे पैसा दिया, ब्याज पे पैसा दिया और अब उसको अपनी बुक्स में क्या शो करता हूं, लोन रिसीवेबल्स, ये क्या होगा मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट शो होती है। ठीक है, और इसके बाद मैंने देखा था लोन रिसीवेबल के अलावा भी मैंने जैसे कई बार डिवेंचर्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूं, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। तो मतलब कि डिवेंचर्स को बेच के या रिडीम करके मतलब कि उससे पैसा लेने का हक आ चुका है मेरे पास। अगर रिडीम करूंगा या बेचूंगा तो पैसा मिलेगा। तो ये क्या होता था मेरे लिए, ये भी फाइनेंशियल एसेट था। अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं शेयर्स के अंदर तो ये भी क्या है मेरे लिए, फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, हमने वो डेफिनेशन देखी थी। अब मैं डिटेल में यहाँ पे दोबारा नहीं करवाऊंगा आपको डेफिनेशन। ठीक है, आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल से एक बार रिकॉल करवाए हैं, ये वाले एग्जाम्पल्स देखे थे। अगर मैं कहूं कि इनकी फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग और मेजरमेंट कैसे होगा, मतलब कि इसका ट्रीटमेंट अब हमारी बुक्स में कैसे होगा, किस अमाउंट पे ये एसेट शो होगी मेरी बुक्स में, इसका जो इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह मिलेगा इनसे वो कैसे रिकॉग्नाइज होगा। अब मैं देखता हूं डिबेंचर्स, डिबेंचर्स मेरे मल्टीपल वेज के हो सकते थे, मैंने देखा था। जैसे कि मेरे कुछ डिबेंचर के ऊपर ऐसा था कि मैंडेटरी इंटरेस्ट देना था, किसी के ऊपर यह था कि दे या ना दे, मर्जी है। तो अब दोनों का क्या सेम ट्रीटमेंट हो सकता है? अब मैंने इन्वेस्टमेंट किया शेयर में, डिबेंचर्स पे मेरे को मिलता है इंटरेस्ट, शेयर्स पे मेरे को मिलता है डिविडेंड। इंटरेस्ट अगर मान लो मैंडेटरी नेचर का है, डिविडेंड मेरे को कभी मिलता ही नहीं है, मान लो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो क्या उनका सेम ट्रीटमेंट हो सकता है मेरी बुक्स में? अब मेरे को पता है कि डिबेंचर में जितना पैसा लगा मेरे को सारा वापस मिल जाएगा अगर रिडीमेबल वाले होंगे, बिल्कुल। और ये वाले, इसका मेरे को पता है कि भाई पैसा मिलेगा ही नहीं। अब ट्रेड रिसीवेबल है, इसको मैं एक क्रेडिट पीरियड दिया कि उसके अंदर मिलेगा, इसका अलग वे से होता है जनरेशन, इसका अलग वे से, इसके अंदर मैंने कैश दिया, इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज देके हुआ मेरे पास ये जनरेट। अब मैंने ये किसी को पैसा दिया था लोन पे, इसको मैं मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता, इन दोनों को ट्रेड कर सकता हूं मार्केट में, ये मार्केट में बिकते होते हैं। ठीक है सर, इनका लग तो नहीं रहा सेम होना चाहिए ट्रीटमेंट, क्योंकि इनके सबके कैश फ्लो जनरेशन का वे अलग अलग है। कोई किस तरीके से कैश फ्लो जनरेट करता, हर का रिस्क अलग अलग है। बात तो सही है सर, मतलब ये इनके फीचर्स ही अलग अलग हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स का देखता हूं अलग है इनका, अगर मैं देखूं कि कैश फ्लो जनरेशन का वे अलग है, कैश फ्लो का रिस्क जो होता है मेरा वो अलग है, हर चीज अलग अलग है सर। तो इसका एक वे तो हो नहीं सकता। तो क्या सर इसका इसके लिए अलग ट्रीटमेंट दे रखा है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग? मैं कहता हूं दे तो रखा है, बट आपके लिए बहुत इजी किया हुआ इन्होंने। इन्होंने कहा कि आपको हम सिर्फ ये कहते हैं कि जितनी भी फाइनेंशियल एसेट है चाहे कितनी भी हो, उनका हम 3 वेज बताते हैं कि चाहे तो आप इस वे से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो या इस वे से करो या इस वे से। 3 वेज बता दिया हमने, मतलब कि आप अपने एसेट को इन तीनों में से किसी एक के अंदर लेके आओ। अब वो लेके आना आपकी मर्जी है, नहीं है, नहीं आपकी इच्छा नहीं है, वो इस ये बताएगा। ठीक है, पहले तो ये देखो कि इन्होंने कैटेगरी बनाई कौन सी है। इन्होंने बनाई है 3 कैटेगरी। कौन सी? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, एक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, एक फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस।
इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी हैं और कहा है कि इनमें से मैंने जैसे कि अगर इस कैटेगरी में आपके एसेट आती है वो फाइनेंशियल एसेट, तो जो मेथड इस कैटेगरी के लिए बता रखा है मैंने, वो वाला मेथड से आप इसका मेजरमेंट करो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो। और अगर इस कैटेगरी में फॉल करती है तो जो मैंने इसके लिए मेथड बता रखा है, ट्रीटमेंट बता रखा है इस कैटेगरी का, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट करो, अकाउंटिंग करो, वही करो। अब एक कैटेगरी ये होगी इसका, अगर इसमें फॉल करती है तो इसमें जो मैंने बता रखा है कि ये अकाउंटिंग होगी, ये वाला मेजरमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। तो मतलब कि चाहे मेरी कितनी भी एसेट हो, बस आपको ये देखना होगा, कि इनमें से किस कैटेगरी के अंदर वो फॉल करती है। ये जज आपको नहीं करना है। इसके लिए इन्होंने कंडक्ट किए हैं टेस्ट, तो इनके टेस्ट किए हुए कंडक्ट, अब टेस्ट के बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है। अब टेस्ट किए हैं इन्होंने कंडक्ट, सर कितने टेस्ट होंगे इनके ऐसे जो बताएंगे कि हाँ कौन सी में ये फॉल करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इन्होंने 2 टेस्ट कंडक्ट किए। टेस्ट टेस्ट टू बी चेक, कंडक्टेड कर लो चाहे चेक कर लो, बात एक ही है, ठीक है। कौन से टेस्ट? एक तो है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, एक है मेरा बिजनेस मॉडल टेस्ट। सर ये टेस्ट आपने बता तो दिए कि 2 टेस्ट करेंगे कंडक्ट। अब इसके अंदर हमें कौन सी कंडीशन टेस्ट पास होगा तो क्या किस में आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर ये वाला टेस्ट में ये क्राइटेरिया मीट होता है, ये वाला मीट होता है, तो ये वाला मीट होता तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा इनमें से, ठीक है। बट उससे पहले आपको टेस्ट तो पता होना चाहिए, टेस्ट है किस चीज का, इसके अंदर क्या क्या चेक करेंगे, क्या अगर ये फुलफिल होगा तो ये पास हो गया, ये फेल हो गया, आपको नॉलेज होनी चाहिए टेस्ट की। तो मैं आपको टेस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इसके बारे में डिटेल में लिखा भी हुआ हमने, तो इसके बारे में बता देता हूँ। अब जो कैरेक्टरिस्टिक कैश फ्लो टेस्ट होता है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट होता है, इसके अंदर हम देखते हैं क्या मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ ये लिखा है कि इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ठीक मिलेगा, मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में मेरे सिर्फ अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हैं कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही इसके अंदर मैं कलेक्ट कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ और मेरा कलेक्शन नहीं होगा, तो उसको कहते हैं हम, इस टेस्ट को कहेंगे ये टेस्ट पास हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर और मैं कहूं कि अगर इसके अंदर अदर देन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल भी है, अदर देन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल भी है, मतलब कि चाहे तो ये हो सकता है कि इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल एंड अदर हो, या फिर ये हो सकता है कि इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल है ही नहीं, कुछ और है, या फिर ये हो सकता है कि कुछ और भी है, प्रिंसिपल भी है, ठीक है। मतलब कि अगर इनके अलावा, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल के अलावा कुछ भी आता है, ठीक है, या फिर ये दोनों है ही नहीं तो आ रहा है इसमें, तो मतलब कि अदर देन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कलेक्शन हो रहा है अगर, तो मैं कहूंगा कि ये वाला टेस्ट मेरा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट मेरा फेल हो जाता है। इसके अंदर हमने देखना है सिर्फ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने एक डिबेंचर इशू किया आपको 10%, उस पर क्या क्या मिलेगा मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, और एक जो मैंने उसमें पैसा लगाया वो रिडीम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को क्या मिल रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो क्या होगा, इसका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास हो गया। अब मैं कहता हूं एक मैंने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करके मेरे को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, या फिर बेचूंगा तो मार्केट में पैसा भी मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल के अलावा मिल रहा है, हाँ, तो फेल हो गया वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, फेल हो गया। तो इसका एक बार यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ ऐसे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, whether the contractual cash flows of asset consist only of principal and interest payment, अगर उसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज में सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही आएगा
तो हम कहेंगे कि उसका सीसीएफसी टेस्ट मीट कर रहा है, मतलब कि पास हो रहा है वो। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट कंसिस्ट, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई है कि आपको ये वाला कैश फ्लो होगा। ठीक है, कंसिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ऑफ एसेट कंसिस्ट ओनली, ये वाला देखो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कंसिस्ट ओनली ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सिर्फ अगर यही है तो हम कहेंगे कि हाँ इसका सीसीएफसी टेस्ट मीट कर रहा है। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इसी टेस्ट का दूसरा नाम भी है कि इसको हम कह देते हैं सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब कि सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की ही पेमेंट होगी अगर, तो हम कहेंगे कि सीसीएफसी टेस्ट पास हो गया। और ये मेरे को हर इंस्ट्रूमेंट वाइज देखना पड़ेगा, स्पेसिफिक टेस्ट है ये, इंस्ट्रूमेंट वाइज स्पेसिफिक टेस्ट। ठीक है, इसके ये मैं आगे समझाऊंगा, अभी डिटेल में नहीं जा रहा इतना, मैं आपको सिर्फ ये एक लाइन दिखाने आया था। ठीक है, इसको डिटेल में तो अभी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अभी अगर मैं बात करता हूं, अभी हमने देखा था ये वाला टेस्ट था कि अगर सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही कलेक्ट करूंगा मैं, कंसिस्ट है मतलब कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के अंदर सिर्फ मेरे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही है, तो आएगा मेरा पास, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा टेस्ट। ठीक है, और ये बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या है, अब ये वाला इसके अंदर मैं एक चीज लिख देता हूं कि ये होता था मेरा एंटिटी स्पेसिफिक, मतलब एंटिटी स्पेसिफिक नहीं, ये होता है मेरा इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक टेस्ट, इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक टेस्ट। और ये होता है मेरा एंटिटी लेवल टेस्ट। एंटिटी लेवल मतलब कि एक एंटिटी के अंदर एक बिजनेस मॉडल होगा, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, पहले आप बिजनेस मॉडल तो समझो क्या हो सकता है मेरा, उसके बाद ही आगे की बातें हैं। इसके अंदर अगर मैं जाऊं देखने, चाहे तो मैं होल्ड टू कलेक्ट कंट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, कौन से थे मेरे कंट्रेक्चुअल, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, समझ रहे हो। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसको इसलिए हेल्ड करता हूं उस इंस्ट्रूमेंट को, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, कौन सा, जैसे मान लो कि मेरे फाइनेंशियल एसेट को, उस फाइनेंशियल एसेट को सिर्फ इसलिए हेल्ड करता हूं कि उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैश फ्लो लिखे हुए हैं, मतलब कि मेरे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, ठीक है, वो वाले मेरे को मिलेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे हुए हैं सिर्फ उनको ही कलेक्ट करने का मेरा इंटेंशन है, मेरा मोटिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हाँ सिर्फ उनको ही कलेक्ट करूंगा। कब तक, टिल मेच्योरिटी। इसके अंदर ये भी लिखो, होल्ड टू कलेक्ट कंट्रेक्चुअल कैश फ्लोज टिल मेच्योरिटी। जैसे कि मैंने एक 5 ईयर्स के डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जिसकी 5 ईयर्स की लाइफ थी, तो मतलब कि मेरा इंटेंशन है कि उसके अंदर इन्वेस्ट किया तो मैं 5 साल तक उसमें इन्वेस्ट ही रखूंगा पैसा, जब वो रिडीम होगा तो वापस करके प्रिंसिपल ले लूंगा, और जब तक उससे इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट लेता रहूंगा। ठीक है, मेरा और कोई इरादा नहीं है, बस यही एक इरादा है। ठीक है, और एक हो सकता है इसमें कि मैं इसमें मेन ये देख रहे हैं बिजनेस मॉडल में कि मैं जो मेरे पास एसेट है, जो फाइनेंशियल एसेट है, उसके साथ मैं करना क्या चाहता हूं, मतलब कि उसको रखने का मेरे पास क्या मोटिव है, या फिर उसको परचेज किया था तो मैंने किस मोटिव से परचेज किया था। ठीक है, क्या उसको मैंने मेच्योरिटी तक रखने के लिए परचेज किया था, या फिर मैंने उसका पर्पस था कि हाँ कुछ टाइम तक तो चलो उसके इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो वगैरह जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुए चीजें वो मेरे को मिल रही हैं, कुछ टाइम तक तो मैं वो कलेक्ट करना चाहता हूं। ठीक है, कुछ टाइम तक तो मेरा पर्पस है कि मैं होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड, साथ में एक और आ गया, अगर होल्ड टू कलेक्ट ही होता तब तो ये वाला और इसमें कोई फर्क ही नहीं था, इसमें दोनों में कुछ तो अलग होना चाहिए ना। इसके अंदर एक और चीज अलग आ गई मेरी, एंड सेल। इसके अंदर सेल करने का भी पर्पस हो गया मेरा, सेल कब, ये हो गया मेरा बिफोर मेच्योरिटी। अगर मैं कहूं कि मैंने एक मेरे पास मान लो कि डिबेंचर था, मान लो डिबेंचर के अंदर इन्वेस्ट किया मैंने, 5 ईयर्स तक उसकी मेच्योरिटी थी, बट मेरा पर्पस था कि उसका ना 2-3 साल तक तो मैं जो इंटरेस्ट वगैरह आएगा कलेक्ट कर लूंगा, फिर उसको मार्केट में जैसे मेरे को कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी
तो उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए होगा, तो इसको मार्केट में सेल करके वहां पे इन्वेस्ट कर दूंगा। मेरा अगर ऐसा पर्पज है कि होल्ड टू कलेक्ट कंट्रेक्चुअल कैश फ्लो, मतलब कि कंट्रेक्चुअल कैश फ्लो में कलेक्ट करना चाहता हूं, बट मैं मैच्योरिटी तक नहीं रखना चाहता इसको। या फिर एक तो ये केस हो गया, इसी की मल्टीपल, मेरी इस केस में ना मल्टीपल आपकी वो बनेगी, ठीक है, बट सबका मेन पर्पज जाके आएगा होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। सबका मेन जो एट द एंड मतलब कि मेरा रिजल्ट निकलेगा वो ही निकलेगा कि होल्ड टू कलेक्ट और सेल बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है। अब एक का मैं कह देता हूं कि मैंने हेल्ड किया है, इसलिए डिबेंचर के अंदर मान लो पैसा लगा दिया मैंने, डिबेंचर के अंदर पैसा लगाया, इसके मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूं। एक अभी मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है, वो अलग। अब मैंने एक डिबेंचर के अंदर जिसकी 5 ईयर्स की मैच्योरिटी है, मैंने उसके अंदर पैसा लगा दिया, ठीक है। अब मेरे को ये है कि अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बेच भी सकता हूं मैं, बट जरूरी नहीं है कि बेचूंगा ही। मतलब कि इसके दोनों इंटेंशन हो गए, मतलब कि इसका हेल्ड टू कलेक्ट कंट्रेक्चुअल कैश फ्लो तो है, मैच्योरिटी तक भी लेके जा सकता है अगर इसको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो, बट इसको मिल जाती है तो सेल भी करके निकल जाएगा। तो इस केस में भी यही वाला टेस्ट पास होगा, यही वाला बिजनेस मॉडल हो गया इस केस में भी, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। चाहिए मैच्योरिटी तक होल्ड करने की इंटेंशन भी हो, बट इसकी साथ में इंटेंशन सेल करने की भी है, मतलब कि मैच्योरिटी से पहले सेल भी करके निकल सकता है। ठीक है सर, ये हमें आ गया समझ। और एक होता है मेरा कि सिर्फ सेल करने के पर्पज से, या फिर ट्रेडिंग कह लो इसको, ट्रेडिंग करने के पर्पज, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कह लो इसको, चाहे हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, मतलब इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का इसका मोटिव नहीं, ठीक है। अब इसमें मतलब कि 3 कैटेगरीज हो गई है मेरी, इसमें 3, ये कह सकते हो कि 3 सब्जेक्ट हैं। अब हमें देखना है कि वो वाली एसेट इनमें से किस सब्जेक्ट में पास करती है। इसके अंदर तो मेरा एक ही सब्जेक्ट था, इसमें देखूं तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, उसी में चाहे तो पास होगा चाहे फेल होगा। इसके अंदर हमें ये देखना है कि इन 3 में से किसी एक में पास हो सकता है। अब वो कौन से में पास होता है, समझे। अब ये ऐसा होगा कि आप सीए बन सकते हो, या डॉक्टर बन सकते हो, या इंजीनियर बन सकते हो, तीनों नहीं बन सकते एक साथ। ये आपकी स्ट्रीम चूज करने जैसा हो गया, जैसे कि आपने स्ट्रीम चूज करनी थी कि कॉमर्स में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, या मेडिकल में जाना है, ये वैसा वैसा सीन हो गया इसमें। उसके बाद आपने एंट्रेंस दिया, उसमें चाहे तो पास हो गए चाहे फेल हो गए, जिस भी स्ट्रीम में गए। ऐसे मान लो आप, बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ऐसे सोच के चलोगे तो, समझ रहे हो। यहां पे अगर मैं इसको वैसे अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है, इसको तो आप टेस्ट को नाम दे लो अपने लिए, अपने इजीनेस के लिए, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम आफ्टर 10th के बाद ही करते हो ना सिलेक्ट, कि कौन सी स्ट्रीम में जाना आपको, कॉमर्स में जाना है, साइंस में, नॉन मेडिकल में, किस में जाना है, ठीक है। इसके हो गया कि आपने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस गिवन फॉर सिलेक्टेड स्ट्रीम, ठीक है। जैसे आपने मान लो कॉमर्स लिया तो उसके अंदर आपने फाउंडेशन दिया, अगर मेडिकल लिया तो उसमें नीट दिया आपने, समझ रहे हो। ऐसे करके ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दिया मैंने, बिल्कुल परफेक्ट ही है। इससे आपको बहुत इजी रहेगा। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है कौन सी है, उसके बाद आपने देखना है कि इसमें पास होते हो या फेल होते हो। अगर इतना कर लिया ना आपने कि ये, अगर मान लो ये सिलेक्ट किया आपने स्ट्रीम और इसमें से ये पास हो जाता है, तो आप सीधा बता सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में जाओगे। अगर ये वाली सिलेक्ट किया और फेल हो जाता है तो कौन सी कैटेगरी में जाओगे, बिल्कुल बता सकते हो आप कौन सी कैटेगरी की अकाउंटिंग लगेगी, मतलब इनमें से कौन सी कैटेगरी की अकाउंटिंग लगेगी, बिल्कुल बता सकते हो आप, ठीक है। बट इसमें अभी मेरे को और डेप्थ में उतरना होगा। ये आपको मैंने टेस्ट समझा दिया एक बार कि कौन सा टेस्ट क्या कर, ठीक है। अब इस टेस्ट के अंदर मेरी और भी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, अभी मेरे को इनके काफी इलस्ट्रेशंस भी करवाने हैं, बट इलस्ट्रेशन से पहले मैं आपको थोड़ी और चीजें भी करवाना चाहता हूं। जैसे कि मैं अभी इसी पॉइंट को आगे खींचता हूं, होल्ड टू कलेक्ट टिल मैच्योरिटी वाले को, टिल मैच्योरिटी वाले को मैं आगे
लेके जाता हूं। ठीक है, इसी को यहां तक आगे ले आया, नेक्स्ट सीट पे भी। अब हेल्ड टिल मेच्योरिटी, मतलब कि मैंने कहा कि मैं इसको मेच्योरिटी तक हेल्ड करने का इंटेंशन है, बट अगर मेरे को बीच में पहले ही सेल वगैरह करना पड़ जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? होगा क्या सर इसका? हम कुछ एक्सेप्शंस वगैरह भी तो होते हैं, वो बताओगे ना आप? हम अगर उन एक्सेप्शंस में फॉल करता होगा तो इसको हेल्ड टिल मेच्योरिटी वाला इसी मान लेंगे कि हमने यही स्ट्रीम चूज की है, तो बताते हैं। चलो, इसके अंदर मैं कहता हूं कि अगर आप कुछ पोर्शन सेल करते हो, सेल बिफोर मैच्योरिटी, इसमें कौन से वो जो सेल कर रहे हो आप पोर्शन, चाहे तो इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, इनसिग्निफिकेंट पोर्शन, इनसिग्निफिकेंट पोर्शन मान लो कि जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अब आपके पास कुछ डिबेंचर से, मान लो एग्जांपल लेता हूं यहीं पे, आपके पास 1 लाख डिबेंचर से, मान लो 1 लाख डिबेंचर्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, 1 लाख डिबेंचर्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किया। अब आपको इसकी लिक्विडिटी चेक करनी है। ठीक है, आपको लगा लो, या फिर आपको, सबसे पहले मैं आपको आपके अकॉर्डिंग बताता हूं, अगर आपको लिक्विडिटी चेक करनी है, ठीक है, आपको इसकी लिक्विडिटी चेक करनी है, लिक्विडिटी टू बी चेक। लिक्विडिटी मतलब कि मैंने 1 लाख डिबेंचर तो ले रखे हैं, क्या मैं इनको मार्केट में बेच सकता हूं? इसलिए क्या करता हूं, मैं इसके कुछ 5-10 इनसिग्निफिकेंट अमाउंट के डिबेंचर सेल करके देखता हूं मार्केट में, बिफोर मैच्योरिटी, मतलब कि मैच्योरिटी से पहले सेल करके देखता हूं। तो क्या ये मेरा यही माना जाएगा कि मैंने इसका हेल्ड टिल मैच्योरिटी वाले स्ट्रीम में ही फॉल कर दी है? मैं ये चेक करवाना चाहता हूं कि क्या हम ये मानेंगे कि यह इसी स्ट्रीम में फॉल कर दी फिर भी? समझ रहे हो? अभी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, मैं सिर्फ लिक्विडिटी चेक करने के लिए कुछ पोर्शन भेज देता हूं। जैसे कि लिक्विडिटी क्यों चेक करना चाहता हूं मैं, जैसे कि मान लो मेरे पास कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस केस, चलो ये छोड़ देता हूं एक बार, स्ट्रेस केस वगैरह, ठीक है। एक मान लो मेरे पास कोई रेगुलेटर है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, वो मेरे डिबेंचर्स की लिक्विडिटी चेक करना चाहती है। वो चाहती है कि इसको मार्केट में बेचेगा तो कैश आ पाएगा नहीं आ पाएगा। इसको मैं अभी एक बार और लेके चलूंगा, लिक्विडिटी टू बी चेक्ड, ये दोनों, इसको एक बार थोड़ा सा इसको ढंग से बनाता हूँ यार, ये लिक्विडिटी टू बी चेक्ड, इसको ना यहाँ पे बाय रेगुलेटर, बाय रेगुलेटर या फिर थर्ड पार्टी। ठीक है, मतलब कि कोई रेगुलेटर है या फिर कोई थर्ड पार्टी है, वो चाहती है मेरे शेयर्स की मतलब कि मेरे डिबेंचर्स की लिक्विडिटी चेक करना। ठीक है, उस वजह से ये कहते हैं कि कुछ पोर्शन आपको सेल करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 5-10 शेयर सेल कर दिए, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट था, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट था, मेरे 1 लाख डिबेंचर थे, उसमें से लिक्विडिटी चेक करनी थी मेरे को, रेगुलेटर चाहता था या थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जैसे कि मान लो किसी से मैंने लोन पे पैसा ले रखा है, अब वो ये देखना चाहता है कि जब उस वो पैसा उसका चाहेगा कि वापस कर दूं मैं, वो जब मेरे से पैसा मांगेगा तो क्या मैं उसका पैसा दे सकता हूं? उसको मेरी लिक्विडिटी चेक करनी है इसलिए। ठीक है, तो मेरे को कुछ कहता कि आपको शेयर सेल करने पड़ेंगे कुछ, तो मैंने कहा ठीक है कर देंगे, क्या दिक्कत है, तो मैंने कर दिए। तो उससे क्या होगा, ये यही कैटेगरी मेरी मान ली जाएगी कि हेल्ड टिल मेच्योरिटी ही है, तो ये भी माना जाएगा कि हाँ हेल्ड टिल मेच्योरिटी वाला क्राइटेरिया पास हो रहा है, मेरा मेरा बिजनेस मॉडल हेल्ड टिल मेच्योरिटी वाला ही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मानूंगा मैं, हेल्ड टिल मेच्योरिटी वाला ही मेरा पास हो रहा है, टिल
या फिर ये स्टिल सिलेक्टेड, कुछ भी कह लो, ठीक है। स्टिल मीट, मीट लिख देता हूँ, हेल्थ मेच्योरिटी स्टिल मीट, इसमें ये कहूंगा। अगर इसमें चाहे मान लो रेगुलेटर, अगर मान लो मैं खुद खुद भी चेक करना चाहता हूं इसकी लिक्विडिटी, क्यों, जैसे कि मान लो स्ट्रेस सिनेरियो हो जाता कई बार, मी बाय मी बाय मी इन केस ओ बाय मी टू नो फेयर वैल्यू टू बी रियलाइज्ड इन स्ट्रेस सिनेरियो। अगर मान लो मैं खुद भी मान लो चेक करना चाहता हूं उसकी लिक्विडिटी, तो मैं भी 5-10 डिबेंचर सेल कर देता हूं, ठीक है। मतलब मेरा इंटेंशन था हेल्थी मेच्योरिटी तक का, बट मैं कुछ इनसिग्निफिकेंट अमाउंट के डिबेंचर्स वगैरह सेल कर देता हूं मार्केट में, ये चेक करने के लिए कि अगर मान लो मेरे स्ट्रेस सिनेरियो हो जाता है, स्ट्रेस सिनेरियो मतलब कि मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं रहता अपना बिजनेस वगैरह करने के लिए, या फिर कुछ भी लगा लो मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहता जैसे, तो उस केस में क्या मैं उस टाइम मेरे को कैश की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या मैं कैश इनको बेच के रियलाइज कर सकता हूं, तो इसलिए मैं उसकी लिक्विडिटी चेक करता रहता हूं। लिक्विडिटी चेक करके करने के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़े डिवेंचर बेच के देख लेता हूं क्या सही से चल रहा है नहीं चल रहा। जैसे कि आपके पास कोई बंदूक है, कोई गन है आपके पास, आप देखते हो, जैसे आपने वो इंसिडेंस मेरे को याद आ गया अभी जस्ट, गोविंदा वाला। गोविंदा क्या कर रहा था, उसकी बंदूक की जो उसकी थी उसकी सफाई कर रहा था, सफाई करते करते उसके पैर पे ही गोली लग गई है, उसके अंदर उसके पैर पे ही गोली लगी। वो क्यों चेक कर रहा था, क्या वो जब सामने गुंडा आएगा या कोई उसके ऊपर हमला करेगा तो क्या वो पिस्तौल चलेगी, तो इसलिए वो चेक करके देख रहा था, उसको चला के देख रहा था, उसने खुद के पैर पे चला के देख ली। ठीक है। तो अब इसी केस में मैं देखना चाहता हूं कि अगर मेरे बिजनेस में बिल्कुल कैश की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाए, मेरे को बिजनेस रन ना कर पाऊं, ऐसा सिनेरियो हो जाए, तो उस केस में क्या मैं इनको डिबेंचर को सेल करके कैश जनरेट कर सकता हूं, तो उसके लिए मैं लिक्विडिटी चेक करना चाहता हूं। पहले आया नहीं मेरे पास अभी स्ट्रेस सिनेरियो, ठीक है, बट उससे पहले मैं चेक करना चाहता हूं 5-10 शेयर डिबेंचर्स वगैरह सेल करके, ठीक है। तो सेल करके करता हूं तो क्या होगा, तब भी मेरा यही रहेगा सेम, मतलब कि हेल्ड टिल मेच्योरिटी स्टिल मेट। अगर मैं इसमें लॉजिकली कहूं कि अगर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन में मैं लिक्विडिटी चेक करने के लिए कुछ सेल कर देता हूं, तो इसको क्या कहूंगा मैं, फिर भी मीट कर रहा है मेरा एक क्राइटेरिया, मतलब कि यही वाली स्ट्रीम सिलेक्ट होगी, फिर भी ये वाली नहीं होगी, फिर भी अगर मेरा इंटेंशन है हेल्थ टिल मेच्योरिटी का, बट कुछ लिक्विडिटी चेक करने के लिए मेरे को बेचना पड़ता है, तो इसी में जाएगा, ठीक है। ये मल्टीपल मैंने इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया आपको। और एक और सिनेरियो लेता हूं इसका, अगर मैं कहता हूं कि ये सिग्निफिकेंट पोर्शन है, सिग्निफिकेंट अमाउंट का मैं डिबेंचर सेल कर देता हूं, इसमें क्या होगा, ये फिर मेरा हेल्ड टिल मेच्योरिटी वाला मीट नहीं करेगा, हेल्ड टिल मेच्योरिटी नोट मेट। इसको ना एक काम करता हूँ ना, रेड से लिख देता हूँ ना, हेल्ड टिल मेच्योरिटी नोट मेट, ठीक है। ये वाला क्राइटेरिया मेट नहीं करेगा, तो कुछ में जाएगा, इससे साइड वाली हेल्ड टू कलेक्ट एंड सेल बिफोर मेच्योरिटी वाले में, इसमें चला जाएगा ये, ठीक है। अभी तक हमने ये देख लिया है हेल्ड टिल मेच्योरिटी वाला, ये इनसिग्निफिकेंट हो गया। अब इसमें एक और चीज लेके दिखाता हूं आपको। हमने एक एक्सप्रेशन देखी कि सबसे इसका बिल्कुल इजी में बोलूं कि अगर इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में मैं सेल करता हूं कुछ ऐसा जिसका मेरा ऐसा एसेट को मैं कुछ इनसिग्निफिकेंट वैल्यू की है उसको सेल कर देता हूं लिक्विडिटी चेक करने के लिए, ठीक है, बट मेरा उसका इंटेंशन था मेच्योरिटी तक हेल्ड करने का, ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, हेल्ड टिल मेच्योरिटी ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सिग्निफिकेंट अमाउंट सेल कर देता हूं, ये चाहे कैसे भी किया हो, चाहे मेरे को किसी थर्ड पार्टी ने कहा हो, चाहे किसी रेगुलेटर ने कहा हो, चाहे मैं खुद से चेक कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट है तो भैया हेल्ड टिल मेच्योरिटी नोट मेट। अब इसके बाद आता हूं एक और चीज, स्ट्रेस सिनेरियो ही आ गया मेरे पास, स्ट्रेस सिनेरियो आ चुका मेरे पास,
ठीक है, मतलब मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं अब बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे को बेचने ही पड़ेंगे शेयर्स वगैरह। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में आपको अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन भी सेल कर देते हो, चाहे सिग्निफिकेंट करो या इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट, कुछ भी आप सेल कर देते हो बिफोर मैच्योरिटी, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू सेल बिफोर मैच्योरिटी, तब भी आप क्या कहोगे कि आपका सिनेरियो मतलब कौन सा बिजनेस मॉडल फॉलो कर रही है एंटिटी, तब भी आप यही कहोगे कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी वाला ही बिजनेस मॉडल फॉलो करती है। हेल्ड टिल बिजनेस मैच्योरिटी, हेल्ड टिल मैच्योरिटी वाला ही फॉलो कर रही है। टिल मैट मतलब यही मैट होगा, चाहे ये वाला एक्सेप्शन भी आ जाए, समझे? अभी तक मैं अगर देखूं कि मेरा अगर इनसिग्निफिकेंट है या फिर मैं स्ट्रेस के सिनेरियो में सिग्निफिकेंट पोर्शन भी सेल कर देता हूं, इनसिग्निफिकेंट तो चाहे कभी भी सेल हो, नहीं फर्क पड़ता। सिग्निफिकेंट पोर्शन मैं अगर स्ट्रेस सिनेरियो में सेल भी कर देता हूं, तब भी मैं कहूंगा कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी ही है मेरा बिजनेस मॉडल। सर ये मैं ऐसे क्यों देख रहा हूं कि बिजनेस मॉडल को, क्योंकि बिजनेस मॉडल एंटिटी वाइज देखते हैं कि वो एंटिटी कौन सा बिजनेस मॉडल फॉलो कर रही है, ठीक है। अब वो एंटिटी का सिर्फ ये कह दूं कि उसने सेल कर दिया था, उसके पास मुसीबत आ गई थी, इसलिए स्ट्रेस सिनेरियो हो गया था, सेल कर दिया, तो क्या उसको कह दूंगी कि वो नहीं, उसका तो यही काम है कि यार हेल्ड टिल मैच्योरिटी, और वो मतलब कि कोई बंदा सारे काम अच्छे करता है, सिर्फ एक मजबूरी में कई बार वो लड़ाई कर लेता, वैसे किसी से लड़ता नहीं है, सामने वाले ने उसके साथ बहुत गलत कर दिया तो लड़ लिया, तो ऐसे थोड़े कहेंगे कि वो तो गुंडा इंसान है, वो तो बहुत गैंगस्टर है, नहीं। ऐसे ही एंटिटी क्या है कि अगर हम कहें कि वो ऐसे करती है बट ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं, तो उसको सिग्निफिकेंट पोर्शन सेल करना पड़ गया, या फिर लिक्विडिटी चेक करने के लिए कुछ सेल कर देती है, पहले इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का सेल कर देती है सिर्फ लिक्विडिटी चेक करने के लिए, तो हम ये थोड़े कह देंगे कि यार उसका तो सेल का ही मॉडल है, हेल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, नहीं, हेल्ड टिल मैच्योरिटी ही मानेंगे, फिर भी हेल्ड टू कलेक्ट सीसीएफ टिल मैच्योरिटी, समझे? अब सर आप कह रहे थे ना यहाँ पे कि एंटिटी लेवल पे देखते हैं, बट इसके अंदर एक एंटिटी में मोर देन वन बिजनेस मॉडल भी हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के साथ कहूं, मोर देन वन मॉडल पॉसिबल, मोर देन वन बीएम पॉसिबल, एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मैं सारंग सी क्लासेज हूं, मैं अलग अलग एसेट्स का पोर्टफोलियो बना के रखता हूं, ठीक है। दो 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 मान लेता हूं, दो बना रखे हैं। एक तो मैं इसलिए रखता हूं कि इसको हेल्ड करूंगा टिल मैच्योरिटी तक, और एक को रखता हूं मैं कि इसको सेल ही कर दूंगा सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा, बस पैसा आना चाहिए मेरे पास, सिर्फ इसलिए, समझ रहे हो? इसमें सिर्फ सेल करने के लिए, मतलब मेरे को हेल्ड करने का कोई मोटिव नहीं है। जैसे ये था कि एक तो मैंने इसलिए बना रखा है, एक इसलिए बना रखा है कि मैं सेल करना, हेल्ड करने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, मतलब कि मेरे पास अभी रखा भी है ना, सिर्फ इसलिए रखा है कि मैं प्रॉफिट में उसको बेचना चाहता हूं, ठीक है। मेरा कोई मोटिव नहीं है इससे कि इसका इंटरेस्ट वगैरह कलेक्ट करूंगा, कुछ प्रिंसिपल कलेक्ट नहीं। मैं जैसे ही आज 1000 की चीज ली मैंने, 1010 की भी होगी, 1020 की होगी, जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हो, वैसा कुछ पर्पज है मेरा। तो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट इसलिए लिए कि खरीदूं बेचूं बस। मतलब कंट्रैक्ट मेरा पर्पस नहीं है कि उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह मिले, बट नहीं बिकती है, मिल जाता है तो अलग बात है, तो भी इसमें ही रहेगी, तो भी इसमें ही रहेगी, नो नो वरीज। बट मेरा इंटेंशन देखते हैं, इसमें इंटेंशन क्या है। अब इसके अंदर मैंने ये वाले सिनेरियोज आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। स्ट्रेस सिनेरियो, सिग्निफिकेंट, और ये ऐसे मेरे हो सकते हैं दो, कि मैं कुछ एसेट्स जो होंगी वो इस पोर्टफोलियो के लिए खरीद रहा हूं, तो उसके लिए वो बिजनेस मॉडल, अगर इस पोर्टफोलियो के लिए खरीद रहा हूं तो ये बिजनेस मॉडल हो गया, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। तो ये एंटिटी स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ये इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक टेस्ट होता है।
सर अभी आपने सारा बता दिया है, हमें टेस्ट की अच्छी नॉलेज हो चुकी है, तो सर ये इंटरेस्ट कहेंगे किसको, इंटरेस्ट कहेंगे किसको? तो इंटरेस्ट के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहूंगा यहाँ पे, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट, अगर मैं इंटरेस्ट की आपको नॉलेज दूं, इसके अंदर कौन सा पोर्शन होना चाहिए? एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पोर्शन होना चाहिए। अगर इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पोर्शन है तो मैं कहूंगा कि हाँ वो इंटरेस्ट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पोर्शन है इसमें तो मैं कहूंगा कि हाँ, मतलब इस सीसीएफसी टेस्ट मीट करने के लिए जो मैं बात कर रहा था ना कि सीसीएफसी में मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलेगा तो पास होगा, तो ये वाले इंटरेस्ट में कौन सा पोर्शन हो सकता है? एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, मतलब कि जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होती है उसका पोर्शन आ सकता है इसमें। एक आ सकता है इसके अंदर, मान लो कि अगर मेरा कुछ क्रेडिट रिस्क के बेसिस पे भी इसमें हो सकता है कि मेरा कितना क्रेडिट रिस्क है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क मतलब कि कितना रिस्क है कि मेरा पैसा रिकवर ही ना हो पाए, उसके बेसिस पे भी ये इंटरेस्ट वेरी कर सकता है, ठीक है। इन दोनों का मिला के जो बनता है वो हो गया। अब मैं कह देता हूं इसके अंदर कि मेरा ना एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, उनके प्राइस के बेसिस पे भी वेरी करेगा कि अगर वो बढ़ेगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम हो जाएगा। नहीं, वो है तो मैं कहूंगा कि हेल्थ टिल मेच्योर, मतलब सीसीएफसी टेस्ट मीट नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा इसमें, अदर देन वाले में आ जाएगा ना, ये अदर देन वाला हो जाएगा तो फेल हो जाएगा मेरा। तो इंटरेस्ट के अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया है चीजें कि कौन सी आएंगी इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट में टाइम वैल्यू मनी या क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड अगर उसमें पोर्शन है सिर्फ, तब तो मैं कहूंगा कि हाँ ये मेरा सीसीएफसी टेस्ट मीट कर रहा है। अगर इसमें इसके अलावा कुछ और पोर्शन भी इंक्लूड हो गया ना, जैसे कि मेरा इक्विटी के प्राइस के बेसिस पे, या फिर मेरा शेयर मार्केट के जो इंडेक्स वगैरह चलते हैं, ठीक है, कौन से इंडेक्स होते हैं, जैसे कि मान लो मेरा बैंक निफ्टी वगैरह हो गया, कुछ भी और ऐसे, मतलब कि बहुत सारे इंडेक्स चलते हैं, जो इक्विटी इंडेक्स ही लगा लो नाम, इक्विटी इंडेक्स, इनके बेसिस पे अगर मेरा प्राइस वो इंटरेस्ट का परसेंटेज वेरी करेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट वेरी करेगा, तो क्या कहूंगा मैं, तो कहूंगा कि ये सीसीएफटी टेस्ट फेल हो चुका है, ठीक है। समझ रहे हो, यहां पे मिल आपको इंटरेस्ट ही रहे बट ये हो गया ना वेरी। अब इसमें और चीजें समझा देता हूं मैं, जैसे कि चलो एक काम करता हूं, पहले आपको क्वेश्चंस, चलो एक लास्ट समझाता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड लगा लो, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। तो उस केस में क्या सिनेरियो होता है कि आपको 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जब मिलेंगे ना तो आपको 150 रुपीज मिल जाते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं, इंटरेस्ट किसको कहता हूं, इंटरेस्ट के नाम से मिले या ना मिले, बट अगर उसके अंदर इंटरेस्ट का डीएनए है, जिसको मैं सीसीएफसी में देखता हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और क्रेडिट रिस्क, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि इसमें 100 रुपए तो चलो इसका ही पोर्शन हो गया, सिर्फ 100 रुपए तो मेरा ये प्रिंसिपल का पोर्शन हो गया इसके अंदर, और जो मेरा 50 रुपीज बना है ना, और 50 रुपीज और बना है, वो मेरा किसका पोर्शन होगा, वो एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पोर्शन होता है, क्योंकि उस दिन इन्वेस्ट किया था, रिफंड बाद में होगा, एक साथ मिल जाएगा, बीच में इंटरेस्ट नहीं मिला, तो एक इसका पोर्शन हो गया, और एक होता है मेरा कौन सा पोर्शन, ओ 50 में 50 से निकालूंगा ना, हाँ, एक हो गया मेरा क्रेडिट रिस्क का पोर्शन, कि मेरा कितना क्रेडिट रिस्क वगैरह है इसके अंदर। मतलब इन दो के अलावा भी ना एक दो चीज और आती हैं, ठीक है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन चलेंगे वो मैं आपको वही बता दूंगा। मेजर जो होती हैं यही वाली होती हैं, अगर मैं और चीजें बताऊंगा तो आप मे भी कंफ्यूज हो जाओ अभी, इसलिए आप यही समझो कि ये दो ही होती हैं, ठीक है। अभी जैसे प्रिंसिपल हो गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, ठीक है। अब ये पोर्शन के अंदर मैं कह सकता हूं कि मेरे को कॉन्ट्रेक्चुअली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिल रहे हैं, समझ रहे हो। जब हम इसका, अभी आपको मे बी लॉजिक समझ ना आया हो, जैसे ही हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि जिस कैटेगरी में फॉल करेगा, ये वैसे ना एएमसी कैटेगरी में फॉल करेगा, मतलब एसीएम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, ठीक है, उस कैटेगरी में फॉल करेगा, तो हम जो स्टार्टिंग में रिकॉग्नाइज करते हैं ना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते जाएंगे, फिर भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है।
वो मैं जैसे ही हम उस मेथड पे पहुंचेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त क्लैरिटी आएगी। बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इसके अंदर इंटरेस्ट का पोर्शन भी है। इंटरेस्ट किसको कहते हैं हम? टाइम वैल्यू मनी और क्रेडिट रिस्क की वजह से मेरे को कुछ जो मेरे को देखो इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट क्या होता है, मेरे को कुछ कंपनसेट मिलता है। किस लिए? कि मैंने आपको पैसा दिया है तो मेरा टाइम पास हो रहा है, इतने टाइम तक आपको पैसा दिया तो उसके नाम का कुछ मिलेगा मेरे को। एक मैं क्रेडिट रिस्क भी है मेरा कि क्या पता रिकवर ही ना कर पाऊं, तो उसके बदले भी मेरे को कुछ कंपनसेशन मिल रहा है। ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्चुअली ये सारा मिलता है तो होगा। जितना इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा? ये जितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर मिल रहा है तो है। ठीक है, अगर मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि इंटरेस्ट नहीं मिलता उसके ऊपर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको वहीं समझाऊंगा। ठीक है, ये वाले मैंने कुछ केसेस समझा दिया आपको। अभी एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर जल्दी से आपको इसके इलस्ट्रेशन निपटवाता हूँ। हमने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको समझ लिया। अभी हमने देखा था एसेट्स होती है मेरी, इसकी 3 कैटेगरीज बता रखी हैं। 3 कैटेगरीज में कौन सी में फॉल करेगा वो हमने अभी देखा नहीं है। इनको किस में फॉल करेगा वो अब ज्यादा देर का काम नहीं है। आपको टेस्ट की नॉलेज हो चुकी है, पूरी कंप्लीट नॉलेज हो चुकी है, आप गलती नहीं करोगे एग्जाम में। ठीक है, तो हमने देखा था 2 टेस्ट थे, सीसीएफसी में हमने देखा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। अगर सिर्फ वो ही कंसिस्ट करता है कि मैं मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं कि जैसे एक डेप्ट है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, उसके कॉन्ट्रैक्ट उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके कॉन्ट्रैक्ट में कौन से कैश फ्लो लिखे हैं कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा और एक प्रिंसिपल मिलेगा, अगर वही लिखे हैं तब तो मैं कहूंगा कि पास है। बट इंटरेस्ट का हमने देखा कि इंटरेस्ट कौन सा हो सकता है। इंटरेस्ट मेरा कौन सा रहेगा? उसमें एक टाइम वैल्यू मनी कवर होना चाहिए और एक मतलब इंटरेस्ट के कंपोनेंट कौन से होने चाहिए, एक टाइम वैल्यू मनी और एक क्रेडिट रिस्क उसका कंपनसेशन। ठीक, वही। और अगर ये हो है सिर्फ यही सिर्फ है तो इसको कहूंगा कि पास हो गया टेस्ट, और नहीं है इसके अलावा कुछ और भी है या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी दिख गया ना आपको, चाहे इसके साथ हो चाहे इसके अकेला हो, तो ये फेल हो जाएगा मेरा। ठीक है, और दूसरा टेस्ट था मेरा बिजनेस मॉडल टेस्ट। बिजनेस मॉडल में इसमें क्या करते थे, इसमें एंट्रेंस दिया था तो उसका देखते थे कि जो पास हो जाएगा वो या फिर फेल होगा। अब ये एक मैं देखता था कि उससे पहले हमने स्ट्रीम सिलेक्ट की थी, कौन सी 3 स्ट्रीम थी, 3 में से मेरे को एक सिलेक्ट करनी थी। ठीक है, कौन सी? चाहे तो होल्ड करूंगा मैं, उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता हूं सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करने के लिए टिल मेच्योरिटी तक। एक कि होल्ड तो कर रहा हूं कि कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट कर लूंगा बट इसको मैं मेच्योरिटी से पहले बेच सकता हूं। इसके मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था, मल्टीपल वेज से आपको तोड़ मोड़ के ऐसे तरीके से कान पकड़ पकड़ के सिखाया था। ठीक है, मतलब इसे अल्टीमेटली का रस निकला होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। एक था मेरा कि सिर्फ सेल करने के पर्पज से लिया मैंने, मेरा कोई पर्पज नहीं है कि उससे इंटरेस्ट वगैरह कलेक्ट करूंगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रीम था मेरा ये। अब इसके अंदर मैंने देखा था कि होल्ड टू कलेक्ट मेच्योरिटी वाली ही स्ट्रीम मानी जाएगी कि इसने सिलेक्ट की है, ये वाली नहीं मानी जाएगी कि सिलेक्ट की है। हम ये कहेंगे कि यही सिलेक्ट की है। किन केसेस में? हमने इसके कुछ और केसेस देखे थे कि अगर वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में लिक्विडिटी चेक करने के लिए सेल कर देता है, चाहे तो रेगुलेटर ने कहा हो चाहे किसी थर्ड पार्टी ने कहा हो या फिर खुद ही स्ट्रेस के सिनेरियो में मीट कर पाएगी वो मतलब लिक्विडिटी, उसके लिए चेक कर देता है इनसिग्निफिकेंट वैल्यू का अपने फाइनेंशियल एसेट सेल करता है, तो कहेंगे कि हाँ ये फिर भी ये टेस्ट को मीट कर रही है, मतलब यही स्ट्रीम सेलेक्ट की है इसने, फिर भी कहेंगे। और अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट का सेल करता है बिफोर मेच्योरिटी तो बट इसका इंटेंशन कौन सा था? हेल्ड टिल मेच्योरिटी का, बट वो सेल कर देता है सिग्निफिकेंट अमाउंट का। इन दोनों में जो भी ये एक्सेप्शन है ना, इन सब के अंदर मेरा मतलब की बात तो ये है कि इंटेंशन जिसमें हेल्ड टिल मेच्योरिटी है उनके अंदर ही एक्सेप्शन है, ये उनके अंदर ही एक्सेप्शन। अगर मान लो मेरा पहले ही इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन यही था कि मैं उसको बेच भी सकता हूं, ठीक है, बट अगर वैसे इंटेंशन था तो मेरा उसमें ही जाएगा। बट अगर मेरा हेल्ड टिल मेच्योरिटी इंटेंशन था बट उसके अंदर मैं कुछ इनसिग्निफिकेंट अमाउंट सोचा कि बेच दूंगा सिर्फ लिक्विडिटी चेक करने के लिए, तो उसको कहेंगे कि हाँ ये हेल्ड टिल मेच्योरिटी वाली इसी कैटेगरी में आएगा। और सिग्निफिकेंट बेच देता हूं अगर सिग्निफिकेंट, तब नहीं, तब मेरा बिजनेस मॉडल ये वाला हो जाएगा, सिग्निफिकेंट में बेचता हूं। ठीक है, और अगर स्ट्रेस के सिनेरियो में सिग्निफिकेंट भी बेचा है मैंने, कभी सिग्निफिकेंट भी बेचा है अगर कभी, ठीक है, तो मेरा कौन सा आएगा? तो मेरा यही कहेंगे कि हाँ यही वाला स्ट्रीम सेलेक्ट की हुई है, क्योंकि मैं एंटिटी लेवल पे देखता हूँ। ये एंटिटी लेवल पे अगर मैं लिक्विडिटी के लिए कुछ बेच रहा हूँ टेस्ट करने के लिए कि स्ट्रेस किस सिनेरियो में मीट करेगा या रेगुलेटर या थर्ड पार्टी की कुछ रिक्वायरमेंट, तो मैं मानूंगा ना कि इसी में आएगा यार। मेरा इंटेंशन तो यही है ना कि इसको हेल्ड टिल मेच्योरिटी करूंगा,
समझ रहे हो। और स्ट्रेस के सिनेरियो में सिग्निफिकेंट भी होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझे। ये इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक होता है, ये एंटिटी लेवल। अभी मैं आपको नोट से रीड करवा देता हूँ, उसके बाद आपको कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह भी करवाने हैं मेरे को, ठीक है। सबसे पहले सीसीएफसी का ये 2 लाइन तो रीड करवा दी। प्रिंसिपल क्या होता है, ये फेयर वैल्यू एट इनिशियल रिकॉग्निशन। ये प्रिंसिपल किसको कहते हैं हम, फेयर वैल्यू जो आप इनिशियली मतलब इनिशियली जिस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करते हो, आप फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हो इनिशियली। इनिशियली जो फर्स्ट टाइम आप रिकॉग्नाइज करते हो बुक्स में, वो फेयर वैल्यू पे करते हो, उस फेयर वैल्यू को कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। कि आपका जिस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज किया उस एसेट को, वो प्लस इंटरेस्ट ही मिलेगा इसमें, समझ रहे हो। जीरो कूपन बॉन्ड था, जीरो कूपन बॉन्ड आपने उसमें 100 रुपए डाले, आपको 150 मिलेंगे कल को, तो आपका ना तो 100 प्रिंसिपल होगा ना ये होगा। आप इसको जितने मिलने हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू मतलब उसकी फेयर वैल्यू निकाल के डालोगे उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर साथ में आप इंटरेस्ट चार्ज करते रहोगे एवरी ईयर, तो एट द एंड आपका इतना ही बनेगा। तो इसलिए जीरो कूपन बॉन्ड देखने में लग रहा है कि वो इतना ही है, जीरो इंटरेस्ट नहीं है, बट उस पर इंटरेस्ट होता है, समझे। इसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में समझ आएगा। अब इंटरेस्ट किस चीज का कंपनसेशन होता है, कंपनसेशन फॉर किस किस चीज का कंपनसेशन है ये, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड क्रेडिट रिस्क, समझे। ये मैं आपको समझा चुका हूं, इसको अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एनी फीचर दैट इंट्रोड्यूसेस वोलेटिलिटी नॉट लिंक्ड टू दिस, मतलब कि अगर कोई और फीचर इसमें डाल दिया कि आपको इक्विटी के शेयर के प्राइस के बेसिस पे भी साथ में कुछ कंपनसेशन मिलेगा, अगर उसका प्राइस कम हो जाता तो ये कंपनसेशन मिलेगा, कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे, जो भी उसकी बात होगी वो देख लेंगे, ठीक है। जो भी है एग्जाम्पल, इंटरेस्ट लिंक टू ए कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर लिंक कर दिया कि अगर आपके प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेंगे तो आपसे हम इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे, आपके प्रॉफिट कम रहेंगे तो आपसे इंटरेस्ट कम लेंगे, ऐसा होगा तो नहीं। ये कौन सा आएगा फिर, सीसीएफसी टेस्ट फेल हो जाएगा आपका, ठीक है। और एन इक्विटी इंडेक्स, इक्विटी इंडेक्स के ऊपर बेस हो गया, मतलब इनके अलावा हो गया अगर जैसे इन पे, तो ये फेल हो जाएगा मेरा टेस्ट, विल कॉज द एंटिटी टू फेल द सीसीएफसी टेस्ट, ठीक है। तो मैं आपको इसके कुछ अभी ये इलस्ट्रेशंस करवा दूं, इलस्ट्रेशंस करवा देता हूं, फिर साथ साथ में हम निपटाते जाएंगे। इलस्ट्रेशन ये 2 क्या है, सेकंड यूनिट आईसीआई स्टडी मेटेरियल की सेकंड यूनिट का 7th इलस्ट्रेशन, 8th 9th 10th 11th तक करते हैं, 7th से 11th तक करते हैं। आईसीआई स्टडी मेट की सेकंड यूनिट पे पहुंच गई सभी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतना एफर्ट्स किस लिए लगा रहा हूं मैं, इसलिए लगा रहा हूं कि ताकि आप सबका भला हो और साथ में मेरा भी भला हो, ठीक है। तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। जहां पे भी कोई पूछता है कि टीचर के लिए यूट्यूब पे किसके लेक्चर्स वगैरह हैं, तो आप सारंग सीए क्लासेस को जरूर से रिकमेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपके लिए मेहनत करके आता हूँ, आपको इतने अच्छे से समझाता हूँ जिससे कि आपका कोई डाउट ही ना बचे। और शॉर्टकट्स भी कुछ कुछ बता देता हूं, ज्यादा नहीं, बहुत कुछ बता देता हूं आपको। अगर आप नहीं बताओगे तो कैसे लगेगा लोगों को पता कि ऐसे ऐसे भी कोई आए हैं अभी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक किसी के पास मेरा पता ही नहीं होगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि कोई टीचर भी है मार्केट में। ऐसे कहां से शुरू हो रहा था भाई, थर्ड से था ना आई थिंक। अरे भाई हाँ, 7th से स्टार्ट करना है, 7th 8th में ज्यादा ही ऊपर आ गया। इंस्ट्रूमेंट ए इज ए बॉन्ड विद स्टेटेड मेच्योरिटी डेट, पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब कि इसके अंदर क्या दे रखी है इन्होंने, मेच्योरिटी डेट दे रखी है, ठीक है। मेच्योरिटी वाले कौन से थे मेरे दो, उन दोनों में से किसी में आएगा, मतलब कि ये स्ट्रीम या ये स्ट्रीम। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने अच्छा सीसीएफसी टेस्ट पूछा ना, स्ट्रीम तो इन्होंने पूछा ही नहीं है, पास है या फेल है वो बताना है हमें। तो इसका आगे देखते हैं, पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, ठीक है। ये हम जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। वो सारा वहां पर पता लगेगा। अब ये समझो कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है, ये तो आपको वैसे अगर मैं कहूँ +1 +2 में भी आप करके आ चुके हो, वहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होता था, ऐसे करके कुछ होते थे, ठीक है।
पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग आर लिंक्ड टू एन इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द करेंसी इन विच द इंस्ट्रूमेंट इज इशूड। ठीक है, मतलब कि ये लिंक्ड है इन्फ्लेशन इंडेक्स से ऑफ द करेंसी। कौन सी करेंसी? उस करेंसी के जिसमें इंस्ट्रूमेंट इशूड है। द इन्फ्लेशन लिंक इज नॉट लीवरेज, ये लीवरेज नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? इसको मीट कर रहा है। हाँ, सीसीएफसी मीट कर रहा है। आप कहोगे सर ये इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो होता है यार, उसको नील करने के लिए होता है। दिखाता हूं आपको। दी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आर सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑन दी, ये ठीक है, यही वाला इसके अंदर है। लिंकिंग पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन दी प्रिंसिपल अमाउंट। लिंकिंग पेमेंट ऑफ मतलब लिंक कर दिया अगर टू एन अनलीवरेज इन्फ्लेशन इंडेक्स। अगर लीवरेज होता तो अलग होता आपका आंसर, यहाँ पे अनलीवरेज वाला है। अनलीवरेज इन्फ्लेशन इंडेक्स से अगर लिंक कर दिया तो ये क्या करता है? रिसेट कर देता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को टू करंट लेवल। अगर इसको अदर वर्ड्स में कहूं, द इंटरेस्ट रेट ऑन द इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्ट्स रियल इंटरेस्ट। तो मतलब कि वैसे अगर आप इंटरेस्ट रेट देखोगे, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपका ये एफएम का टॉपिक है। इंटरेस्ट रेट दो तरीके का होता है, एक तो रियल इंटरेस्ट रेट होता है, एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उसके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आ जाता है तो वो नॉमिनल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं कहूँ ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही कंपोनेंट है एक, तो हम इसको क्या कहेंगे? मीट कर रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आर सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, दस द इंटरेस्ट अमाउंट्स आर कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउट। तो ये कह सकते हैं कि हम इंटरेस्ट अमाउंट आर कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू इफ द इंटरेस्ट पेमेंट्स आर इंडेक्स्ड टू अनदर वेरिएबल। मतलब इसके अलावा अगर किसी और वेरिएबल के साथ लिंक होता, जैसे कि डेटर्स की क्या परफॉर्मेंस है, डेटर्स की नेट इनकम, इक्विटी इंडेक्स, तो हम कह देते कि सीसीएफसी टेस्ट फेल कर रहा है। बट इस केस में हम कहेंगे कि सीसीएफसी टेस्ट मीट कर रहा है। इन्फ्लेशन इंडेक्स ये अनलिवरेज वाले के साथ अगर लिंक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब मार्केट में मान लो मेरा रेट भी चेंज होता रहता ना। अब मान लो उस टाइम पे रेट चल रहा था मेरा 8%, बाद में हो जाता है 9%, मार्केट में रेट वगैरह। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि मेरी इन्फ्लेशन इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है ना, तो उससे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे भी तो इंपैक्ट आता है मेरा। तो ये उसी का इंपैक्ट देने के लिए है, तो इसको कहेंगे कि हाँ सीसीएफसी टेस्ट मीट कर रहा है, नो वरीज। उसके बाद 8 पे आते हैं। इंस्ट्रूमेंट एफ इज ए बॉन्ड दैट इज कन्वर्टिबल इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इंस्ट्रूमेंट एफ इज ए बॉन्ड, एक बॉन्ड है जो कि कन्वर्टिबल है फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कैश फ्लो का एनालिसिस करो, क्या इसमें सीसीएफसी टेस्ट पास होगा नहीं होगा? क्या इसमें आपको कहीं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का दिख रहा है? ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही है, इसमें नहीं है ना, तो फेल। द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज नोट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट रिटर्न इनकंसिस्टेंट। ये लिंक्ड हो गया ना इक्विटी से वैल्यू। इंस्ट्रूमेंट एच इज ए प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट बट द इश्यूअर मे कॉल द इंस्ट्रूमेंट एट एनी पॉइंट एंड पे द होल्डर द पार अमाउंट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ड्यू। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि इंस्ट्रूमेंट एच है जो, वो एक परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट है। जो इश्यूअर है वो मे कॉल द इंस्ट्रूमेंट, वो उसको कभी भी रिडीम कर सकता है। ठीक है, एट एनी पॉइंट एंड पे द होल्डर द पार अमाउंट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। तो क्या करेगा वो? जब रिडीम करेगा तो उस पर जो भी इंटरेस्ट एक्रू हो चुका होगा, मतलब कि जितना इंटरेस्ट उसके ऊपर ड्यू हो चुका हो वो पे कर देगा, और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो पे कर देगा। जो पार अमाउंट था मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया था वो रिडीम कर देगा प्लस इंटरेस्ट कर देगा रिडीम। इंस्ट्रूमेंट एच पेज ए मार्केट इंटरेस्ट रेट, वो मार्केट इंटरेस्ट रेट पे रेट इंटरेस्ट देता है। ठीक है, बट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी मेड अनलेस द इश्यूअर इज एबल टू रिमेन सोल्वेंट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड। तो ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कब मेड नहीं करता? कैन नॉट बी मेड, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं देगा जब वो सोल्वेंट नहीं रहेगा इसकी पेमेंट के बाद।
ये पेमेंट तभी देगा जब वो सोलवेंट रहेगा पेमेंट के बाद, ठीक है, समझ गए? मतलब कि वो सोलवेंसी मेंटेन करके रख पाएगा अगर, तभी पेमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मतलब कि ये पेमेंट को अवॉइड कर सकता है, डिस्क्रिप्शन पे आ गई इसकी, ठीक है। और डेफर्ड इंटरेस्ट डज नॉट एक्रू एडिशनल इंटरेस्ट। तो जब इसका ये इंटरेस्ट इसको पे करना था, ये पे नहीं करेगा, तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए था, क्योंकि वो उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो हम ये मानेंगे कि जो इंटरेस्ट उसने पे नहीं किया था वो भी हमने उसको उधार पे दिया है, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसका आपने नाम सुना होगा। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना चाहिए था, अगर वो पे नहीं कर रहा तो लगना चाहिए, क्योंकि हमारा कैश फ्लो टेस्ट ये बोलता है कि इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। तो ये भी मेरा एक हिसाब से प्रिंसिपल इसका इंक्रीज हो गया अमाउंट प्रिंसिपल का, क्योंकि इंटरेस्ट तो ये होता है ना कि टाइमली पे करते रहो, नहीं पे करोगे तो वो प्रिंसिपल के अमाउंट में ऐड हो जाता है। तो इसमें ये कहते हैं कि डेफर्ड इंटरेस्ट, मतलब कि जो इधर पे नहीं किया ना इन्होंने, कैन नॉट बी मेड, पेमेंट नहीं मेड कर रहे बट ड्यू तो कर रहे हैं, पेमेंट नहीं किया तो ड्यू हो गया, तो उसमें ऐड होना चाहिए था, समझ रहे हो? ये कहते हैं कि उसको बाद में जब सोलवेंट हो जाएंगे तो पेमेंट करेंगे, बट इन्होंने जो एक्रू हुआ है उसके ऊपर कोई और एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दे रहे, मतलब वो प्रिंसिपल का पार्ट नहीं बना रहे उसको, और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो एनालाइज करो इसका कैश फ्लो, तो ये इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट फ्लो नहीं है, इंटरेस्ट जितना होना चाहिए था टाइम वैल्यू मनी और क्रेडिट रिस्क के अकॉर्डिंग उससे भी कम मिल रहा है यहाँ पे। तो मतलब कि कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल को कवर ही नहीं कर रहे हैं कंप्लीट, तो इसको क्या कहूंगा, मीट नहीं कर रहा ये। उससे ज्यादा भी हो तो भी गड़बड़, उससे कम हो तो भी गड़बड़। एज ए रिजल्ट इंटरेस्ट अमाउंट आर नॉट कंसिडरेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ मनी, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट अमाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कवर ही नहीं कर रहा ऑन दी प्रिंसिपल अमाउंट, कंप्लीट जो प्रिंसिपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिस पे लगना चाहिए था सारा कवर ही नहीं हो रहा है इंटरेस्ट रेट, नोट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। देखो, आर नोट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो इसका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या कहता है, नोट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, समझ रहे हो? This is because the issuer may be required to defer interest payment and additional interest does not accrue on those deferred interest amounts. As a result, interest amount not consideration for time value of money. तो मतलब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए कंसिडरेशन नहीं है, तो ये क्या हो गया, क्राइटेरिया फेल। अब आगे 10th इलस्ट्रेशन, इंस्ट्रूमेंट डी है, एक लोन है विद रिकॉर्ड एंड इज सिक्योर्ड बाय कोलेटरल। ये इसकी सिक्योरिटी ली हुई है, मान लो मैंने कोई बंदे को लोन दिया, उसने मेरे को कुछ गिरवी रख दिया, कोलेटरल सिक्योरिटी दे दी मेरे को कुछ, तो उससे कुछ इंपैक्ट आएगा नहीं। अगर उस पर क्या इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, प्रिंसिपल मिल रहा है, तो हम कहेंगे उस पर सीसीएफसी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डज द कोलेटरल अफेक्ट द नेचर ऑफ सीसीएफसी? नो, दिस ओनली सिक्योरिटी टू रिकवर ड्यूज, नॉट इन इटसेल्फ अफेक्ट, नॉट अफेक्ट। इंस्ट्रूमेंट जी एक लोन है दैट पेज एन इनवर्स floating interest rate, that is the interest rate has an inverse relationship to market interest rate, analyze the nature of cash flows। इसमें क्या कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जी है जो इनवर्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो जरूरी है कि फिक्स होना चाहिए? नहीं, वो फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। वो तो आपका इन्फ्लेशन वगैरह, टाइम वैल्यू मनी क्या चीज चल रही है, क्रेडिट रिस्क कितना है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है ना वो तो, कि आपका कैसे फ्लोटिंग रहेगा कैसे रहेगा, वो हो सकता है। तो ये कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जी जो पे करता है इनवर्स फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट रेट, दैट इज द इंटरेस्ट रेट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप टू मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट रेट से इनवर्स रिलेशनशिप रखेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, कैश फ्लो ये पास करेगा नहीं करेगा?
इसका मैं यहाँ पे एनालिसिस दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन इंस्ट्रूमेंट हैज एन टू द मार्केट रेट ऑफ हेंस इट इज अनलाइक ए बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट। बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट क्या कहता है कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी और क्रेडिट रिस्क मिलना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मार्केट में तो ज्यादा चल रही है, ठीक है, मार्केट में इंक्रीज हो गई है, इन्फ्लेशन रेट वगैरह इंक्रीज होगी, मतलब कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा से, मतलब कि टाइम की वैल्यू ज्यादा हो गई है वहां पे, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की अगर 1 साल तक देता था तो उसकी वैल्यू मान लो 10% पे मिल रहा था, तो अब 12% हो गया मान लो, ठीक है। मार्केट में 10 से 12 हो गई है, ये कहते हैं कि 12 से 10 कर दो या फिर 10 से 9 कर दो, इनका इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है। भाई साहब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कोई कहां मीट कर रहा है भाई? मार्केट में बढ़ना चाहिए, कम होगा, ये मार्केट में कम होना चाहिए, ये बढ़ जाएगा। तो ये तो अपोजिट हो गया, तो ये मीट नहीं किया इसका, नॉट रिप्रेजेंट सोली पेमेंट ऑफ, समझे? इनवर्स फ्लोटिंग रेट मे बी हायर और लोअर, ये देखो मे बी हायर और लोअर टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ रहे हो? अभी हमने कहाँ तक 11 तक कर दिए सारे इलस्ट्रेशन, एक बार यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। 7, 8, 9, 10, 11, अब करते हैं 14, 15 और 16 भी। हाँ जी, एसपीपीआई कौन सा, ये सीसीएफसी टेस्ट को ये एसपीपीआई कह देते हैं, ठीक है, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। टेस्ट फॉर लोन विद जीरो इंटरेस्ट एंड नो फिक्स्ड रीपेमेंट टर्म, मतलब कि जीरो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मैंने आपको क्या बोला था, जीरो इंटरेस्ट होता तो उसमें इंटरेस्ट होता है, कोई इतना मूर्ख नहीं है कि आपको बिना किसी कंपनसेशन लिए आपको पैसा दे दे, समझ रहे हो? आज का जमाना ऐसा है ही नहीं, हर कोई देता है इंटरेस्ट ऐड करके। आप अगर दुकान से किसी सामान भी लेने जाओगे उधार पे, तो वो आपको महंगे करके बेचेगा सामान, समझ रहे हो? जैसे उसको पता लगेगा ना कि आप उधार पे लोगे, तो जो चीज वो वैसे नॉर्मली 100 रुपीज की सेल करता है ना, आपको 102 की लगाएगा वो। जब उसको पता लगेगा कि आप 15-20 दिन के बाद पेमेंट करोगे, अगर उसको पता लगेगा कि 6 मंथ्स के बाद करोगे पेमेंट, तब तो वो 100 वाली चीज 105 से कम नहीं देने वाला आपको। ये चलता है, नॉर्मली चलता है। पेरेंट एच लिमिटेड प्रोवाइड करता है एक लोन को सब्सिडरी एच लिमिटेड को, दी लोन इज क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी इन सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे केस है मेरा सब्सिडरी का, सब्सिडरी का केस, ये कौन सा केस है मेरा, आगे आगे देखोगे, अभी नहीं देख रहे, अभी नहीं आपको पता, ये मेरा स्पेशल रिलेशनशिप का केस है। जब स्पेशल रिलेशनशिप का केस होता है तो उस केस में मेरा ट्रीटमेंट ही अलग चलता है, समझ रहे हो? स्पेशल रिलेशनशिप तो अगर डिफरेंस आएगा भी, इसमें मैं क्या मानूंगा पता है, इसमें क्या मानूंगा, इसने प्रोवाइड किया लोन टू सब्सिडरी, दी लोन इज क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी, सब्सिडरी ने उसको करंट लाइबिलिटी शो किया है, ठीक है। मतलब कि पेरेंट ने लोन दिया है सब्सिडरी को, पेरेंट के लिए क्या हो गया ये, इसके लिए पेरेंट के लिए तो होगी फाइनेंशियल एसेट, और इसके लिए होगी फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ठीक है। दी लोन इज क्लासिफाइड, इसने लोन को करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई किया सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में, ठीक है। एंड हैज द फ्लोइंग टर्म्स, इसकी क्या क्या टर्म है, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट नहीं देना है उसको, नो फिक्स्ड रिपेमेंट टर्म्स। भाई स्पेशल रिलेशनशिप है, कुछ भी कर लो, हमें तो क्या ही मतलब, हम तो जब अकाउंटिंग करने पे आएंगे इंटरेस्ट भी घुसाएंगे इसमें, प्रिंसिपल भी लेके आएंगे, समझ रहे हो? हम इंटरेस्ट भी लेके आएंगे, प्रिंसिपल भी लेके आएंगे। भाई मार्केट में रेट अगर मान लो 15% चल रहा होगा ना, और ये अगर 5% इंटरेस्ट पे भी देंगे, तब भी हम इसको 15% इंटरेस्ट मानेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो आपको दिखाऊंगा मैं अच्छे से। ये स्पेशल रिलेशनशिप वाला केस है, तो इसमें चाहिए इंटरेस्ट फ्री लोन दे, या कोई फिक्स्ड रिपेमेंट टर्म ना भी हो, या फिर रिपेबल हो रहा है इसका पेरेंट को डिमांड पे। तो क्या ये एसपीपीआई टेस्ट एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट मीट कर रही है? हमने लोन दिया था, हम उसे इंटरेस्ट भी कलेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल भी, वो हमारे अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है कैसे करेंगे उसकी अकाउंटिंग, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल रिलेशनशिप आ गया मेरा, समझ रहे हो? और स्पेशल रिलेशनशिप में अगर कुछ डिफरेंस आता तो हम उसमें, जैसे सब्सिडरी को लोन दिया था तो उसको हम क्या मानते हैं, सब्सिडरी को अगर लोन दिया
यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया इन्होंने, इंटरेस्ट का आगे इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहे उससे, हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट तो नहीं चार्ज करे, कोई नहीं, हम ये मानेंगे कि मार्केट में जो इंटरेस्ट चल रहा है ना 15%, उतने ही इंटरेस्ट पे आपने इसको दिया है, ये ऑफ मार्केट टर्म्स हो गया। अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं वैसे बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये ऑफ मार्केट टर्म्स हो गया। तो मार्केट में 15% चल रहा है ना, तो मैं कहूंगा कि 15% पे ही आपने दिया होगा लोन। मान लो इन्होंने 1 लाख का लोन दिया है, तो प्रिंसिपल कितना मानूंगा, 1 लाख नहीं मानूंगा, प्रिंसिपल इसको डिस्काउंट करके लेके आऊंगा 15% से, उतने को मानूंगा कि इतने का लोन दिया है, फिर उस पर इंटरेस्ट कर करके इतना लेके आऊंगा मैं, समझ रहे हो। तो मतलब इंटरेस्ट भी आएगा इसमें, प्रिंसिपल भी आएगा, तो मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आ गए हैं दोनों, टाइम वैल्यू मनी आ गई है इसमें, क्रेडिट रिस्क आ गया है, ठीक है। तो इसको क्या कहूंगा, यस दी टर्म्स ऑफ रिपेमेंट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, कर रहा है सेटिस्फाई। इसके बाद पेरेंट एच लिमिटेड ने प्रोवाइड किया लोन को अपनी सब्सिडरी को ही, दी लोन हैज दी फ्लोइंग टर्म्स, नो इंटरेस्ट, रिपेबल इन 10 ईयर, रिपेबल भी हो रहा है, उसमें रिपेबल था डिमांड पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सीसीएफसी टेस्ट मीट कर रहे थे ना, उसमें इंटरेस्ट भी था, प्रिंसिपल भी था, इसमें रिपेबल एक टाइम पीरियड में दे दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कहेंगे इंटरेस्ट है फिर भी, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेशल रिलेशनशिप हो गया ना, तो इसको यस फुलफिल। एक 16th भी करना था, एंटिटी ए लिमिटेड ने लैंड किया है एंटिटी बी लिमिटेड को INR 5 मिलियन फॉर 10 ईयर, मतलब 10 ईयर्स की इन्होंने दे दी मेच्योरिटी पीरियड, कितने का इन्होंने लोन दिया, ठीक है, इतने का, सब्जेक्ट टू दी फ्लोइंग टर्म्स, क्या क्या टर्म्स है, इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रीवेलिंग मार्केट वेरिएबल मार्केट इंटरेस्ट रेट, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट इज कैप्ड एट 10%, मतलब कि इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल मार्केट इंटरेस्ट रेट पे, हाँ मार्केट इंटरेस्ट रेट पे तो डिपेंड करना ही चाहिए भाई, इसमें किसने मना किया है, इक्विटी इंडेक्स, इक्विटी रेट्स प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए ये, मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये मेरा प्रिंसिपल और क्रेडिट रिस्क के बेसिस पे तो होता है डिपेंड, समझ रहे हो। तो इसके ऊपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल हो सकता है, टाइम वैल्यू मनी किसी टाइम इन्फ्लेशन के टाइम पे ज्यादा हो जाए, किसी टाइम पे कम भी हो जाए। डज दी लोन मीट दी SPPI और CCFC टेस्ट, हाँ मीट कर रहा भाई, क्या दिक्कत है इसमें, ए लोन दैट कंटेन से मीट्स दी CCFC मीट कर रहे हैं, समझे। तो हमने कुछ और क्वेश्चंस भी निपटा दिए हैं अभी, कौन से 14, 15, 16, अभी मेरे को क्वेश्चंस तो इसके बिजनेस मॉडल के भी करवाने हैं, बट हमारा लेक्चर ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है, तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ठीक है। अगर लेक्चर पे आप कमेंट करके बताओगे, लाइक करोगे, तभी आपको लेक्चर समझ में आएंगे आगे वाले, ठीक है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी आगे कवर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।